देखेंगे पत्ती की बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, तो पत्ती की देखिए जो बाह्य संरचना है इसके बारे में तो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में सिर्फ क्या कर दिया है, जो पत्ती की बाह्य संरचना उसे बना दिया है। ठीक है, उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखा उखा नहीं है, लिखा ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लिखा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसके बारे में भी क्या करेंगे, जानेंगे कि पत्ती की बाह्य संरचना क्या होती है और पत्ती की आंतरिक संरचना क्या होती है। पहले हम उसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिएगा पत्ती की बाह्य संरचना कुछ इसी प्रकार से दिखाई देती है। मैं उतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, तो क्या बोलता है, ऐसी कुछ दिखाई देती है जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। देखिए उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका पर्णवृंत, और एक क्या होता है, पर्णाधार होता है, और एक क्या होता है, पर्णफलक या पर्णपटल इसे बोलते हैं, और आपकी क्या होती है, सिरा होती है, और मध्य सिरा होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं पर्णवृंत किसे कहते हैं भाई साहब। देखिए पर्णवृंत इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, देखिए जो ये शाखा है, ये क्या है, आपकी शाखा को किससे जोड़ रहा है, पत्ती से जो जोड़ रहा है, जो ये क्या होता है, ये वाला जो भाग है क्या है आपका, ये पर्णवृंत होता है। ठीक है, और देखिए पर्णाधार देख लेते हैं। देखिएगा जहां पर पत्ती जुड़ी होती है, ये जो पॉइंट है, देखिए मैं इसे ज्यादा हाईलाइट कर दिया हूँ, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या करते हैं, पर्णाधार, यानी कि जहां पर पत्ती हमारी क्या होती है, जुड़ी होती है, उसे हम बोलते हैं पर्णाधार। तो पत्ती का जो आपका पूरा ग्रीन पार्ट होता है, पूरा जो ग्रीन पार्ट होता है उसे बोलते हैं पर्णफलक या पर्णपटल। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैमिना। ठीक, और देखिएगा देखते हैं हम लोग मध्य सिरा क्या होती है। देखिए पत्ती में जो एक एक मोटी वाली ऐसी क्या है, यहाँ पर लाइन यहाँ से यहाँ लेके ड्रॉ की गई है, बनाई गई है, और पत्ती में भी आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से आप देख सकते हैं कि पत्तियों में भी क्या होती है, एक मोटी संरचना होती है, जो क्या होती है, पत्ती शुरू होती है और लास्ट तक जाकर यहाँ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य सिरा यानी कि मिड रिब। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। और देखिए जो मोटी संरचना होती है ऐसी पत्तियों में, यहाँ से यहाँ तक शुरू से अंत तक जाती है, उसे देखिए कुछ ऐसे ऐसे शाखाएं निकली होती हैं, ऐसे ऐसे क्या होती हैं, कुछ शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिरा बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली इतने ही पत्ती की बाह्य संरचना में इतने ही चीजें होती हैं, और इतना ही क्या है, एनसीईआरटी में नाम भी लिखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिएगा पत्ती की बाह्य संरचना में क्या लिखा गया है, पत्ती की बाह्य संरचना के अंतर्गत निम्न चार भाग हैं। कौन कौन से हैं, भाग, पर्णाधार यानी कि लीफ बेस। ठीक है, पत्ती तने से पर्णाधार द्वारा लगी होती है। ठीक है, हमने देखा जो पत्ती होती है हमारी किससे लगी होती है, पर्णाधार से ही क्या होती है, लगी होती है। दूसरा होता है पर्णफलक या लैमिना, यह पत्ती का चौड़ा व चपटा भाग होता है। हमने फिगर में अभी भी देखकर आ रहा है, जो पूरा हरा वाला भाग होता है पत्ती में, क्या जो पत्तियों में पूरा हरा वाला भाग होता है वही आपका होता है पर्ण पटल या पर्ण फलक। ठीक है, तो यह क्या करता है भाई, देखिए यह भोजन बनाने का कार्य करता है। इसके मध्य में एक मध्य सिरा होती है। देखिए हमने अभी भी देख कर आए, जो क्या होती है, पत्ती के एक मोटी संरचना उसमें होती है, पत्ती के शुरुआत से अंत तक पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। इसके मध्य में होती है। ठीक है, इसके मध्य में क्या होती है, मध्य सिरा होती है। अब क्या है, सिराएं, सिराएं क्या होती है, वेन्स, इनको देखिए इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। यह जल आपूर्ति का कार्य करती हैं, पत्ती में जो क्या होता है, जल आपूर्ति का कार्य करती हैं। कि मध्य सिरा से निकली हुई शाखाओं को सिरा कहते हैं। ठीक, अब हम लास्ट संरचना देख लेते हैं, क्या, पर्णवृंत यानी कि पेटियोल। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया पत्ती के वृंत, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाक। ठीक है ना, स्टाक को क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहलाता है। तो इससे थोड़ा सा उतना समझ नहीं आ पाता है, तो देखिएगा क्या होता है, पत्ती तथा तनी के बीच में जो हिस्सा होता है उसे ही क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। ये अब हम पढ़ लेते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या मेन चीजें आते हैं। ठीक है, लिखा पत्ती की आंतरिक संरचना के अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। कौन कौन से भाग आते हैं, देखिएगा ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, निचली बाह्य त्वचा होती है, रंध्र और द्वार कोशिकाएं होती हैं, और क्या होता है आपका, हरित लवक होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पत्ती की बाह्य संरचना। ये जो देखिए हरा वाला फिगर है, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है पत्ती की बाह्य संरचना का फिगर दिया गया है, चित्र दिया गया है। तो देख लिए इसमें हम यही सब पढ़ के आ रहे हैं भी, क्या पर्ण फलक के बारे में पढ़ें, सिरा के बारे में पढ़ें, और किसके बारे में, मध्य सिरा के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। ठीक है, देखिए जब पत्ती को ऐसे क्या कर दिया जाता है, बीचों बीच से काट दिया जाता है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, जब हम पत्ती को ऐसे काटेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे बना है ना गोला सा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी से जब देखेंगे इतना, तो हमको क्या होगा, आंतरिक संरचना में ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही हमें आंतरिक संरचना में दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या क्या होता है, पत्ती की आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है देख लेते हैं। ये फिगर आपके एनसीईआरटी से गिवन है। देखिए यहाँ पर है सबसे पहला मोमी क्यूटिकल। ठीक है,
अब देखिए जो पत्ती का आपका ऊपरी वाला भाग होता है, ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, उसको देखिए अगर आप हाथ से छुएंगे तो क्या होता है, मुलायम जैसा प्रतीत होता है, थोड़ा सा मुलायम लगता है, ठीक है ना। तो जो ये मुलायम वाला भाग होता है वही क्या होता है, आपका मोमी क्यूटिकल होता है। फिर जस्ट उसके नीचे क्या होती है, आपकी ऊपरी बाह्य त्वचा होती है। देखिए ये तो हो गई आपकी ऊपरी बाह्य त्वचा, ये क्या हो गई ऊपरी बाह्य त्वचा। देखिए ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे भी क्या कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेजोफिल सेल कहते हैं या मेजोफिल कोशिकाएं कहते हैं। कक्षा 9 में आप लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा होगा। देखिए जैसे कि इसी मेजोफिल सेल में आपके क्या है, आपके हरित लवक पाए जा रहे हैं। फिर देखिए जहाँ जहाँ पर क्या स्थान खाली रहता है, पत्तियों की आंतरिक संरचना में जहाँ जहाँ क्या होगा, स्थान खाली रहेगा, उसे क्या कहेंगे, वायु कोष कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, वायु कोष कहते हैं, ठीक। अब देखिएगा ये द्वार कोशिकाएं कहाँ होती है, देखिए यहाँ पर ये जो छिद्र है, देखिए यहाँ पे ये जो छिद्र है ना, यही क्या है आपका, ये जो छिद्र है यही रंध्र है, ठीक है। और देखिए ये कहाँ पर पाया जा रहा है, निचली बाह्य त्वचा में, यानी कि लोअर एपिडर्मिस में पाया जाएगा। कौन, आपका छिद्र जो होता है कौन सा, रंध्र वाला छिद्र पाया जाएगा, यानी कि रंध्र यहीं पर क्या होता है, पाया जाता है। देखिए और क्या होते हैं, इसके अगल बगल में क्या होती हैं आपकी, इसके अगल बगल में होती हैं आपकी, देखिए ये जो दोनों है, ए है और ए है, ठीक, ए और ए, ये दोनों क्या हैं आपकी, ये हैं आपकी द्वार कोशिकाएं, ये हैं आपकी द्वार कोशिकाएं, ठीक है। तो इतना ही दिया गया है आपकी आंतरिक संरचना के अंतर्गत। देखिए लिखा गया है पत्ती के अनुप्रस्थ काट, ठीक है। ये पत्ती क्या है, अनुप्रस्थ काट की संरचना ये क्या है, दी गई है, पत्ती के अनुप्रस्थ काट की संरचना ये दी गई है, ठीक। तो हम इसको पॉइंट वाइज थोड़ा देख लेते हैं, कैसे कैसे हमने नोट्स में लिखा गया है, तो उसको हम पॉइंट वाइज देख लेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पत्ती की आंतरिक संरचना के अंतर्गत नंबर 1, पद ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा इंग्लिश में से बोलते हैं अपर इपिडर्मिस, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा गया है, यह मृदुतक कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी परत है। यह क्या होती है, मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है, और ये क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है, ठीक। अब देखिए मृदोतक कोशिकाएं क्या होती हैं भाई साहब, अब जिन्होंने ऊतक वाला चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9th में, उनको पता होगा कि मृदोतक कहते किसे हैं, ठीक है। तो मैं अब लोग हम देख लेते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना में क्या देखेंगे भाई साहब, ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अपर इपिडर्मिस, ठीक है। हम लोग तो ऐसे फिगर के माध्यम से समझ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या कर लेते हैं, देख ही लेते हैं। देखिएगा, यह मृदुतक कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी परत है। ये क्या होती है, मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है, और ये क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है। अब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं मृदुतक कोशिकाएं क्या होती हैं। अगर आपने क्लास 9th में ऊतक वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मृदुतक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। इसमें ऊपर की ओर मोमी क्यूटिकल, कैसा होता है, मोमी क्यूटिकल यानी कि उपत्वचा होती है, जिसमें क्या होते हैं आपके हरित लवक तथा रंध्र कम या अनुपस्थित होते हैं। इसमें हरित लवक तथा रंध्र कम या अनुपस्थित होते हैं। इसका क्या मतलब, देखिएगा इसमें जो क्या होते हैं, हरित लवक ऊपरी बाह्य त्वचा में तो पाए जाएंगे, लेकिन जो आपके रंध्र हैं अगर पाए भी जाएंगे तो क्या होंगे, कम होंगे, बहुत ही कम होंगे, या तो अनुपस्थित होगा या तो पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, निचली बाह्य त्वचा। निचली बाह्य त्वचा यानी कि लोअर इपिडर्मिस। देखिए इसमें बस इतना ही लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यह रंध्र युक्त परत होती है। इसका मतलब भाई साहब, जो निचली आपकी त्वचा होती है, निचली बाह्य त्वचा होती है पत्ती की, उसमें क्या पाए जाएंगे, रंध्र पाए ही जाएंगे, ठीक है। रंध्र भी पाया जाएगा और हरित लवक भी पाए जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एक ही लाइन बस लिख कर काम निपटा दिए। देखिए एनसीईआरटी में क्या किया यार, सिर्फ फिगर बनाकर छोड़ दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बस बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसा कोई चांस नहीं बनता है कि पेपर में भी आप लोगों का आए, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, अगर समझे रहेंगे तो आगे चल के हमारे क्या आएगा, काम आ सकता है, ठीक है। पत्ती की देखिएगा, हमने क्या देखा था कि पत्ती की आंतरिक संरचना जो होती है उसके अंतर्गत हमने 4 तरीके की चीजें देखी थी। क्या क्या देखी थी, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, रंध्र और द्वार कोशिकाएं और हरित लवक, ठीक है। तो जो आपकी रंध्र और द्वार कोशिकाएं तथा हरित लवक के बारे में हम एक क्वेश्चन करके क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। जो प्रश्न होते हैं आपके, प्रश्न होते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, देखिएगा ऐसे पूछा गया था कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका क्या उपयोग होता है, ठीक है। फिर ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं, इसी को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि पर्णरंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और एक तरीका और है, क्या है, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा द्वार द्वार या गाढ़ कोशिकाओं का क्या करिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, रंध्र का चित्र बनाने के लिए भी कर सकते हैं, और जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका वर्णन कीजिए, ये सभी बातें कर सकते हैं। तो ऐसे से क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन सब का आंसर क्या करेंगे, हम एक जगह ही देख लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसको क्या करेंगे, चित्रों के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे।
हैं रंध्र यानी कि स्टोमेटा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं या स्टोमाटा भी कुछ लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या है देखिएगा, पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। देखिए जो पत्ती होती है और आपके क्या होते हैं, जो पौधे के कोमल भाग होते हैं, ठीक है, उनकी बाह्य त्वचा यानी कि जो ऊपरी वाली परत होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। देखिए ये छिद्र देखिए आंख से वैसे तो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, जब माइक्रोस्कोप पे हम देखेंगे तभी हमें क्या करेंगे, दिखाई देंगे। तो हम रंध्र को एक क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं रंध्र किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं कि रंध्र किसे कहते हैं, और हम जानते भी भाई साहब रंध्र किसे कहते हैं। पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में जो क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो अगर हम देखिए एग्जाम्पल लेंगे, क्या पत्ती का एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए कोई पत्ती है, पत्ती में देखिए बाह्य संरचना में हम सब इतनी चीज़ें पढ़े थे, पर्ण वृंत, पर्ण फलक, मध्य सिरा और क्या पर्णाधार और क्या सिरा, इतनी चीज़ें हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे पत्ती की बाह्य संरचना में, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो पत्ती का इतना सा पोर्शन है, ठीक है, इतना सा क्या है, भाग है, अगर हम उसे जूम करके देखें, उसे जूम करके कैसे जूम होगा भाई साहब, माइक्रोस्कोप से क्या करें, अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसे ही क्या होगा, दिखाई देगा, हमें ऐसे क्या होगा, ये सब दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई देगा भाई साहब, ऐसे देखिए एक जो काला काला भाग है ना, ये सब देखिए, ये सब देखिए ऐसे ऐसे है ना, ये सब क्या है, ये आपकी हैं द्वार कोशिकाएं, ये सब क्या है, द्वार सॉरी क्या है, आपकी द्वार कोशिकाएं, ये सब क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है। और देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद छिद्र दिखाई दे रहा है, जो सफ़ेद सफ़ेद होल दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, यही आपका क्या है, रंध्र है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये क्या होते हैं आपके, यही सब क्या है, रंध्र हैं, ठीक है, यही आपके क्या है, रंध्र हैं, ठीक। और बाकी और बाकी जो देखिए इसके चारों तरफ हैं ऐसे ऐसे हरे हरे पार्ट हैं, ये सब क्या है, आपकी आपकी सहायक कोशिकाएं हैं, ये सब क्या है, सहायक कोशिकाएं। अब देखिए अगर इस फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा और करके देखें तो हमारा रंध्र इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, दिखाई देता है, इसी तरीके से क्या होगा, दिखाई देगा। तो देखिए इसमें जो ये है, ये दोनों हैं, ये दोनों क्या हैं आपकी, ये क्या है, द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल यही होती हैं। और जो देखिए ये हरी हरी हैं, एक है आपकी सहायक कोशिकाएं हैं। और देखिए जो बीच में छिद्र है, ये वाला जो बीच में क्या है, जो छिद्र है, ये क्या है आपका, यही आपका क्या है, रंध्र है। और देखिएगा, और इन्हीं कोशिकाओं में और क्या आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहीं पर देखिए आपका क्या होता है, हरित लवक भी यहीं पर होता है। देखिए जो नीला नीला पार्ट है क्या है आपका, हरित लवक है, ये सब क्या है, हरित लवक है। तो मुझे लगता है कि रंध्र के बारे में आप लोग जान गए होंगे, द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं इनके बारे में भी जान गए होंगे, और सहायक कोशिकाएं क्या है इनके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में हम और डिटेल में भी जो नोट्स में लिखा गया है उसमें भी हमने देख लेते हैं और देख देखिएगा, जैसा कि अभी हम फिगर में देखकर आ ही रहे हैं कि द्वार कोशिकाएं और अच्छे कोशिकाएं क्या होती हैं, सब द्वार कोशिकाएं और अच्छे कोशिकाएं क्या होती हैं, ऐसा हम लोग फिगर में भी देखकर आ रहे हैं। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें लिखा गया है। देखिएगा ऐसे लिखा गया है कि रंध्रों के चारों ओर गुर्दे या सेम के बीच के समान दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम सब भाई साहब, द्वार कोशिकाएं कहेंगे। हम लोग अभी फिगर में भी देखें कि जो रंध्र तो एक प्रकार का क्या है, छिद्र है, उस छिद्र के दोनों ओर क्या पाई जा रही थी, एक गुर्दे या सेम के बीच के समान क्या पाई जाती हैं, दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा भी गया है कि जिनसे रंध्र घिरे रहते हैं, जिनसे क्या होते हैं, रंध्र घिरे रहते हैं। और इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर क्या पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल, ठीक है। हमने फिगर में भी देखा था कि सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति क्या होती है, पतली होती है, एवं अंदर की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। हम फिगर में भी वहाँ पर आपको बता ही दिए थे कि जो देखिए द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनके जो बाहर वाली झिल्ली होती है, जो बाहर वाली भित्ति होती है, दीवार होती है, वो कैसी होगी, वो पतली होती है, कैसी होती है, पतली होती है। और जो अंदर वाली होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अभी अभी हम लोग क्या पढ़कर आ रहे हैं, हमने पढ़ा कि रंध्र के बारे में पढ़ा, और द्वार कोशिकाओं के और सहायक कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखिए पढ़ेंगे रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, या स्टोमेटा, ठीक, आप जो भी बोले। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करता है, द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। देखिएगा यहाँ पर ऐसा लिखा भी गया है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है, ठीक है। देखिए रंध्र खुलेगा या बंद होगा यह किस पर निर्भर रहेगा, यह रहेगा द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल पर निर्भर रहेगा। तो देखिए अब देखते हैं द्वार कोशिकाएं खुलती हैं कैसे हैं और बंद कैसे होती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि द्वार कोशिकाओं में
जल जब अंदर जाता है, क्या होगा, जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं। वे क्या कहेंगी, फूल जाती हैं, और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, और अंदर का छिद्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। देखिए जब द्वार कोशिकाओं में पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा, उसकी कोशिकाएं फूल जाती हैं, जिससे आपका क्या हो जाता है, रंध्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो क्या हो जाता है, छिद्र बंद हो जाता है। अब जब क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएंगे, द्वार कोशिकाएं सिकुड़ेंगी तो आपका रंध्र भी क्या हो जाएगा, यानी कि वो छिद्र भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं तो हमको क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ लेते हैं रंध्र कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है, रंध्र का खुलना तथा रंध्र का बंद होना। ठीक है, तो देखिए जो रंध्र का खुलना और बंद होना होता है ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे आश्रित होता है, आपकी द्वार कोशिकाओं पर। ठीक है, द्वार कोशिकाएं ही रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या करती हैं रंध्रों के खुलने तथा बंद होने के लिए। ठीक है, कैसे भाई साहब जिम्मेदार होती है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा जब द्वार कोशिकाओं में क्या होगा, जल इसके अंदर जाता है तो ये क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फूल गई कुछ। ठीक है, तो फूल जाती हैं तो जिससे क्या हो जाता है, हमारा रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, और जब ये पानी जो होता है आपका बाहर निकल जाएगा, जब पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगी। देखिए यहाँ पर सिकुड़ गई ना, जब ये सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। ठीक, जब जल अंदर जाएगा तो क्या हो जाती हैं आपकी द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। फूल जाती हैं जिससे क्या हो जाएगा, रंध्र खुल जाएगा, और जब ये पानी क्या हो जाएगा, जब जल यही बाहर निकल जाएगा, जब ये जल क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, जल क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी सिकुड़ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपका रंध्र, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बंद हो, यहाँ पर खुला है, यहाँ पर क्या है, बंद है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ए वाला फिगर क्या है, खुला तथा बंद रंध्र। ठीक है, बी वाला क्या है, बंद रंध्र है। ठीक, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रंध्रों की उपयोगिता। ठीक है, तो देखिएगा रंध्र की निम्नलिखित उपयोगिताएं होती हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया है कि रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि वाष्प के रूप में पेड़ पौधों से जल की हानि को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और दूसरा काम क्या होता है, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। ठीक, अरे भाई साहब हमने अभी अभी पढ़ा कि रंध्र क्या होते हैं, एक तरह का छिद्र होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, पेड़ पौधों या पत्तियों में उनके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब भाई मान लीजिए उनमें तो एक ही क्या है, वही ओपनिंग है, एक वही छिद्र है जहां से क्या होगा, आपका गैसों का आदान प्रदान भी होगा और वहीं से क्या होगा, आपका जल भी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजें यही क्या है, इसकी दो उपयोगिताएं हैं। इसको आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, जो कि हमारा क्या है, हरित लवक क्या है, प्रकाश संश्लेषण में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, देखिएगा वैसे तो ये क्वेश्चन 2018 से पहले, जब से आपकी एनसीईआरटी लागू हुई है तब से कभी नहीं पूछा गया, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ भी सकता है पेपर में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है एनसीईआरटी में, वहाँ पर लिखा गया है कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग भी क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। देख लेते हैं हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिएगा इसमें लिखा गया ये हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं लोग, हरे रंग के होते हैं। यह पत्ती की कोशिकाओं में तथा पौधे के अन्य हरे भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि पौधे का जितना भाग क्या होता है, हरा हरा दिखाई देता है, जितना भाग क्या है पौधे का, पेड़ पौधों का हरा हरा दिखाई देता है, उन समय क्या पाया जाएगा, आपका हरित लवक ही पाया जाएगा। मुझे लगता है कि क्लास 9 में आप लोगों ने क्लास 9 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, हरित लवक के बारे में, क्योंकि वहां पर कोशिका वाले चैप्टर में इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में आपके हरित लवक की क्या भूमिका होती है। भाई साहब देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, यह पौधे में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। यह संश्लेषण का मुख्य केंद्र है, यानी कि जो पूरी क्रिया हो रही है प्रकाश संश्लेषण की, वह कहाँ होती है, यहीं पर होती है, हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है कि हरित लवक के अंदर ही पड़हरिम यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है स्पष्ट रूप से कि हरित लवक के अंदर ही क्या पाया जाता है, आपका पड़हरिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्या करेगा, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को किसमें बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। जैसा कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण में अभी भी पढ़कर आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में हमने क्या पढ़ा था भाई साहब, पढ़ा था कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके
क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और यह क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश और आपके क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो